हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच विद कॉमर्स एंड अब आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे क्लास जो हमारी लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है हमारे चैप्टर की। अगर कोई डाउट है तो आप अपने पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप अगर आपको ऑनलाइन क्लास अगर आप कंडक्ट करवानी है तो आप ऑनलाइन क्लास अपने कंडक्ट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आपको मैसेज करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपसे। जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था फीचर्स और ये प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आ रही थी, हमने वो देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक्सप्लेन द पॉलिसीज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर। कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई थी कि एग्रीकल्चर हमारा ग्रो हो जाए। जिसमें आपसे पहला कहता है टू प्रमोट द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज लैंड रिफॉर्म्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स स्टार्ट करे गए थे एंड सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशंस लाया गया था। अब समझते हैं करके होता क्या है। लैंड रिफॉर्म इट रेफर टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। कह सकते हैं कि जो लैंड होल्डिंग के जो मालिक हुआ करते थे, जो लैंड होल्ड जो अपने पास करा करते थे, उनको चेंज करा गया था। जैसे कि देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर द लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री इन इंडिया लाइक इंडिया विद द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, लैंड रिफॉर्म्स लाने की। जहाँ पर एक हमारी इंडिया जो पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी ज़्यादातर, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लैंड कह सकते हैं, उनके लिए ऑनरशिप चेंज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। ऑनरशिप मतलब कि मालिकाना हक चेंज करना बहुत ज़रूरी था। लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म लाने के लिए इससे होता क्या है कि लोगों की जो इक्वलिटी हो जाती हैं, ये करा गया था कि ब्रिटिशर से करा क्या था कि जो लैंड थी ना अपने पास रख के होल्ड कर ली थी और उनसे कहते थे कि हमारे को हर महीने के दोगे, अब टैक्स के रूप में लगान दिया करोगे, ठीक है। बट ये चीज़ तो गलत थी कि ज़मीन तो उनकी थी ना, किसानों की, बट उन पर भी उन्होंने राज करा। तो फिर क्या हुआ, जब वो चले गए थे उनके बाद क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स लाए गए कि लैंड जो होल्डिंग थी उनके मालिक बदल दिए गए, वो ज़मीनें किसानों के नाम कर दी गई थी। जिससे होता क्या था कि किसानों का अब टैक्स बच जाया करता था, लगान जो वो देते थे। और अगर ऐसा ना करें, इनइक्वलिटी हो जाएगी कि किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो किसी के पास कम ज़मीन है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मैच करने के लिए क्या करा कि ज़मीनों को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जिसकी जो ज़मीन थी गवर्नमेंट उसको क्या कर दी, रिटर्न कर दी गई थी। अब आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एम बिहाइंड लैंड टू द टीलर। कहता है कि हमारे से क्यों एबोलिशन वाला क्या होता है कि किसी चीज़ को इनकार करना, मतलब हटा दिया गया। क्या एम था किसके, मतलब लैंड टू द टीलर के पीछे। समझते हैं तो होता क्या है। द आइडिया बिहाइंड स्टेप वाज दैट द ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव incentives to the actual tillers to the make improvement and increase the output. Tillers do not have any incentive to make the improvement of the land since it is the owner of the land who benefits more of the higher output. कहते हैं कि एक तो ना, अगर आपके पास अपनी खुद की ज़मीन है ना जिस पर आप मतलब खेती कर रहे हो, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों, आपको किसी को टैक्स नहीं देना, किसी को लगान के रूप में किराया नहीं देना, फैक्ट्री की होगी आपकी होगी। बट यही चीज़ अगर आप किसी किराए की ज़मीन पे करते हो तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, आपके पास काफ़ी बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं। बट अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे कहते थे इवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज ब्रॉड 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। कह सकते हैं वहाँ पर क्या था, 200 लाख मतलब कि 200 लाख, अगर उसको चेंज करें तो 2 करोड़ जो मतलब टेनेंट्स जो किराएदार थे, इनटू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर दिया गया था, गवर्नमेंट के साथ कर दिया गया था। तो वही कहते हैं 2 करोड़ जो टेनेंट्स थे उनका जो लिंक था गवर्नमेंट के साथ कर दिया था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, अब इनसे टैक्स लेती थी, लगान लेती थी, बट औरों के मुकाबले थोड़ा क्या करती थी, कम लेती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको किसी को पैसा नहीं देना। वही वाली बात है, अगर आपका खुद का अपना घर है तो आपको किराया नहीं देना ना, किराए से बच जाते हो आप। तो वही कहा जाता है कि अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आपको किसी को भी लगान नहीं देनी है, टैक्स नहीं देना है। अपनी खेती का कुछ परसेंट जो पहले ब्रिटिशर्स मांगते थे, 15% 25%, वो अब नहीं देना है।
दूसरा आपसे कहता है जो 2 करोड़ जो लोग किराएदार जो घूम रहे थे, दूसरों की ज़मीन पे काम कर रहे थे, सरकार ने उनको अपने अंडर कर लिया था। सरकार क्या करती थी, उनको अपनी ज़मीन देती थी, उन पे काम करवाती थी, बट उनसे टैक्स लेती थी, बट थोड़ा और के मुकाबले कम लिया करती थी। द ओनरशिप राइट guaranteed to tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture। कहते हैं तो ऑनरशिप जो राइट था गारंटी टू टेनेंट्स। अब क्या हुआ था, पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने कर लिया था कि सारी ज़मीन अपने नाम कर ली थी उन्होंने, सारी ज़मीन उन्होंने अपने नाम कर ली थी। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहे थे, जब ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, अब वो ज़मीनें क्या हो रही थी, लोगों को वापस करी जा रही थी, उनको उनका राइट दिया जा रहा था उन ज़मीनों पे। पहले तो ये था कि अगर आपकी खुद की ज़मीन है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो ये भी था कि अगर आपकी खुद की ज़मीन भी है तभी ब्रिटिशर्स आपसे किराया तो लेंगे ही लेंगे। बट अब वो चीज़ें नहीं हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स अब जा चुके थे, इंडियन गवर्नमेंट बनती जा रही थी। तो ओनरशिप राइट गारंटी टू टेनेंट्स गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एट दिस कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। कह रहे धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, आपकी ऑनरशिप मतलब कि राइट लोगों को दिया जा रहा था। अब लोगों के इंसेंटिव बढ़ते जाते हैं, इंसेंटिव मतलब कि प्रॉफिट्स, क्योंकि अब आपकी ज़मीन आपको वापस कर रही है गवर्नमेंट, अब आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो कि इसका मतलब यही हुआ कि आपके क्या हो रहे थे, धीरे धीरे आपका बेनिफिट्स बढ़ते जा रहे थे। फिर आपसे कहते हैं इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। बट कहते हैं कि जब ये लैंड रिफॉर्म्स हुआ ना, जब लोगों को राइट दिया जा रहा था, जब लोगों को अधिकार उनकी ज़मीनों पे दिए जा रहे थे, उस समय भी काफ़ी जो गरीब जो एग्रीकल्चर जो थे उनका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, जिसकी ज़मीन उनको वापस कर रही थी, और जिसके पास ज़मीन नहीं है तो सरकार उनको तो देगी नहीं ना कुछ भी। तो कह रहे हैं कि उस समय बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था। क्यों? लोगों की जो ज़मीन थी उनको उनकी ज़मीनें वापस मिल रही थी। अगर आपका घर है और ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, वो घर के आपके घर पे कब्जा कर लेंगे, उनकी चलेगी। आपका घर है अगर है तब भी आपको किराया देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया था। बट अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जा चुके थे, फाइनली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अब आपके घर आपके नाम वापस कर रही थी कि वो घर अब आपके नाम है, आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो किराएदार है उनका क्या, उनको तो फिर भी किराया तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनका तो घर ही नहीं था। सरकार उनको तो वापस करेगी नहीं ना। जिसके घर है सरकार उनको ही वापस कर रही है, और जिसके घर नहीं है सरकार उनको कुछ वापस नहीं करेगी। तो वही लिखा है इवन आफ्टर गेटिंग द ऑनरशिप, यहाँ तक कि ऑनरशिप मिलने के बाद भी जो पुअरेस्ट एग्रीकल्चर थे उनको फ़ायदा नहीं हुआ था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसमें आपसे कहते हैं लैंड सेलिंग। ये इतना आपको समझ आ गया कि जो लैंड रिफॉर्म्स आया था उनमें कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है, जिनकी ज़मीनें थी उनकी ज़मीन उनको वापस मिल रही थी, और जिनकी ज़मीनें नहीं थी सरकार उनको अपनी ज़मीनें दे रही थी, और क्या कर रही थी उनसे कम टैक्स में का मतलब कि उनसे रेंट कम लेकर उनको अपनी ज़मीनें यूज़ करने दे रही थी। फिर आपका आ जाता है लैंड सीलिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड डेट specified limit of land which could be owned by the individual। लैंड सीलिंग मतलब होता है इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ऑन बाय एन इंडिविजुअल। लैंड सीलिंग मतलब कि एक जगह क्या कर देना, जैसे मान लेते हैं अगर ये आपकी ज़मीन है, ये क्या कर देना, यहाँ अगर ये आपकी ज़मीन यहाँ तक है तो ये ज़मीन क्या कर देना, आपके नाम कर देना। ज़मीन के ऊपर प्रॉपर पूरी लिमिट निकाल देना, कितने एरिया की ज़मीन आपकी है। तो वही कहा जाता है कि बियॉन्ड ए स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर एंड स्मॉल फार्मर्स। अब मान लेते हैं आपकी ज़मीन तो इतनी है, आपकी ज़मीनें अभी जो आपको याद होगा, हमने जस्ट ऊपर पढ़ा सरकार ने जो कहा था कि जिसके पास ज़मीन नहीं है 2 करोड़ लोगों को, उनको हम क्या करेंगे, हम ज़मीन प्रोवाइड करेंगे, उनसे हम कम रेंट पे, कम मतलब कि कम रेंट लेंगे, बट उनसे हम रेंट तो लेंगे बट कम लेंगे, और उनको ज़मीन के ऊपर काम करने अलाउड कर देंगे। तो अभी ज़मीनें कहाँ से आएंगी, अब काफ़ी किसान कहते हैं ज़मीन उनकी थी तो इतनी मतलब इतनी बड़ी, बट उनकी एक्चुअल ज़मीन खाली इतनी ही थी बस, इनकी एक्चुअल ज़मीन बस खाली इतनी ही थी बस, इतनी थी खाली एक्चुअल ज़मीन इनकी। पर उस पर भी वो ना क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता सरकार कुछ कह तो रही नहीं है, इस पर भी काम कर रहे थे वो। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब सरकार ने ढूंढना स्टार्ट करा कि कौन सी ज़मीन उनकी है, तब सरकार ने क्या कर लिया, ये सारी की सारी ज़मीनें कर ली उनसे वापस। ये वाली ज़मीन जो थी, ये वाली ज़मीन क्या कर ली उनसे वापस ले ली, और ये ज़मीन किसको दे दी, जो गरीब फार्मर्स थे उनको सरकार ने कर दी, अलॉट कर दी।
तो इसमें हो क्या रहा था कि जो बहुत बड़ा एरिया था उसमें से जो रियल जो इतना बड़ा एरिया में से ये ज़मीन एक्चुअल में थी किसी एक मतलब एग्रीकल्चर की, उनको वापस कर दी। ये जो बची ज़मीन पे जो ये जानबूझ के काम कर रहे थे, ये ज़मीन सरकार ने अपनी ज़मीन वापस ले ली थी। और ये ज़मीन किसको दे दी थी गवर्नमेंट? जो क्या थे, पुअर जो फार्मर्स थे उनको गवर्नमेंट क्या कर रही थी, दे प्रोवाइड कर रही थी। तो वही कह रहे हैं से द पर्पस ऑफ द लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड्स। सरकार ये लैंड सीलिंग से सरकार ये चाहती थी कि हमारी जो लैंड की जो ओनरशिप है ना, जो ज़मीन के जो मालिक है वो खाली एक ना हो, बहुत सारे लोग हों। पहले टाइम में जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय क्या तो क्या था कि सारी की सारी ज़मीन किसकी हो गई थी, ब्रिटिशर्स की हो गई थी। पूरा इंडिया की सारी ज़मीनें किसके नाम हो गई थी, ब्रिटिशर्स के नाम हो गई थी। तो एक जने के हाथ में ना हो, सरकार चाहती थी ये ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें बहुत लोगों के हाथ में हो। अगर एक जने के हाथ में हो गई तो वो क्या कर लेंगे, वहाँ पर अपनी मोनोपोली ले लेंगे। सरकार चाहती थी ये ज़मीन खाली एक जने के नाम ना हो, ये ज़मीनें काफ़ी लोगों के नाम हो जाए। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना लोगों को उनका हक मिलना स्टार्ट हो गया। जो सही जो लोग थे, जितनी ज़मीन थी सरकार ने उनकी ज़मीन उनके उतनी वापस कर दी, और जो ज़मीन उनकी नहीं थी उनसे वो लेकर गरीब फार्मर्स को कर दी, वो ज़मीनें दे दी। तो हमने लैंड सीलिंग में ये समझा कि जिसकी जो लिमिट सरकार ने वापस कर दी। और सरकार चाहती थी कि जिसकी जो ज़मीनें हैं उनको वो मिल जाए, और बची हुई ज़मीनें किसको देगी सरकार, एंड वो टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट विल अलॉटेड। वो सरकार ने वो ज़मीनें किसके मतलब किसको दे दी, कुछ ज़मीनें तो सरकार ने उनसे कुछ पैसे लेकर उनके नाम कर दी थी, और कुछ ज़मीन जो जिनके पास वो थोड़े बहुत पैसे भी नहीं थे, सरकार उनको उस ज़मीन पर क्या करती थी, उनसे कुछ अमाउंट रेंट के रूप में लेकर उनको हर महीने काम करने दिया करती थी। इसको हम समझते हैं। एक अगर मान लेते हैं ये ज़मीन थी, ठीक है, और इस पे एक फार्मर था ए, वो क्या करता था, काम करता था इस पूरी ज़मीन पे। बट वो पूरी ज़मीन पता चला बाद में पूरी ज़मीन इसकी नहीं थी। वो ज़मीन तो खाली इसकी बस इतनी ज़मीन थी, वो बस था कि बहुत टाइम से खाली पड़ी थी। ए ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। जब सरकार आई, सरकार ने पूछा तो ये पता चला कि ये ज़मीन तो सरकार की है। सरकार ने क्या करा कि ये उनसे कहा कि भाई अपनी जो क्रॉप्स है लास्ट टाइम उगा लो, अब आगे से मत उगाना, अब आप अपने क्रॉप्स यहीं उगाना, अब ये ज़मीन हमारी है। सरकार क्या करती थी, इस ज़मीन को किसी एक दूसरे बी फार्मर्स को दे दिया करती थी, भाई तुम इधर रह लो, मतलब तुम इधर क्या कर लो, खेती कर लो। और सरकार कहती है तुम्हारे पास अगर थोड़े से पैसे हैं, सरकार उनसे थोड़े से पैसे लेकर, 20 से थोड़े से पैसे लेकर, 10,000 20,000 लेकर उनके नाम ये ज़मीन कर दिया करती थी। अब से ज़मीन तुम्हारे नाम है। अगर वो कहते थे हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो सरकार कहती थी चलो कोई नहीं, इस पे काम कर लो, मुझे हर महीने का दे देना, फिर आप रेंट दे देना। रेंट बहुत ज़्यादा नहीं, कम रेंट लिया करती थी। तो अब आगे आपसे कहता है कि इसमें द पर्पस, लैंड सीलिंग का पर्पस करना ये था कि ये ज़मीनें खाली एक जने के हाथ में ना हो। अगर सरकार अपनी ये पूरी पूरी ज़मीन छोड़ देती है, जो पूरी जो ज़मीन थी, ये सारी की सारी ज़मीन एक ही नाम हो जाती, फिर सरकार चाहती थी जो इसके नाम एक्चुअली में वही होनी चाहिए, और ये ज़मीन दूसरे बी के नाम भी हो जाए। सरकार नहीं चाहती थी एक कोई मतलब कि सारी ज़मीनें एक जने के नाम हो जाए, जो ब्रिटिशर्स ने करा कि सारी ज़मीनें अपने नाम कर ली। सरकार नहीं चाहती थी कि सारी ज़मीनें एक ही जने के नाम हो। ओके, फिर आपसे कहता है इसमें, अब आता है, हमने देख लिया है तो समझ लिया आपके जो आए थे कि पॉलिसीज सरकार ने एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली थी। पहले हमने पढ़ लिया लैंड रिफॉर्म। सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स हमने देखा बहुत अच्छे लेके आई। जिसकी जो ज़मीन थी सरकार ने वापस कर दी। कुछ ज़मीनें जो गरीब फार्मर्स उनको दे दी थी, उनको उनके नाम कर दी थी ज़मीनें कुछ पैसे लेकर। और बहुत सारे गवर्नमेंट वगैरह अलग अलग चेंजेस करे, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो गया। जिनकी खुद की ज़मीन थी पहले उनको वो भी बेनिफिट नहीं होता था कि उनको अपनी ज़मीन पे भी ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था, मतलब किराया देना पड़ता था अपनी ज़मीन होने के बाद भी। वो लेते थे, क्या करें। बट अब जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वो चीज़ बंद कर दी थी। जिसकी ज़मीनें हैं वो क्या कर सकता है, अपनी ज़मीन में जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो काम करना है कर सकता है। उसको कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। रेंट बस खाली किसको देना है, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करेगा उसको रेंट देना है। वो भी सरकार खुद अपनी ज़मीनें प्रोवाइड कर रही थी, कम दामों पर उनको रेंट दे रही थी। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन। Green revolution refers to the large increase in production of food grains due to use of high yielding variety or the miracle seeds, especially for the wheat and rice. ग्रीन रिवोल्यूशन में होता क्या है, ये उसको बोलते हैं हरित क्रांति। अब इसमें हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स गए थे
तो हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी। हमारे को उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे को दूसरी कंट्री से क्या करना पड़ता था, खाना मांगना पड़ता था। वीट्स राइस, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मतलब नीडी होते हैं वीट एंड राइस ही होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जिसकी हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सरकार क्या कर रही थी, दूसरे कंट्री से मांग रही थी। बट धीरे धीरे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे को सेल्फ रिलायंट बनना है, किससे हमारे को अपने करनी है, खुद पर आत्मनिर्भर बनना है, कि हमारे को खुद क्या करनी चीज़ें उगानी है। सरकार ने इस चीज़ को लाने के लिए सरकार ने क्या करा कि अपनी खेती को बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आई थी। अब ये होता क्या है, जिसमें प्रोडक्शन लेवल जब हम क्या करते हैं, जब ऐसे सीड्स इस्तेमाल करते हैं HYV सीड्स, तो उससे होता क्या है, आपकी क्रॉप्स बड़ी जल्दी से क्या होने लग जाती है, उगने स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि अगर आप जो फसलों को उगने में पहले 6 महीने लगते तो वही फसल आपकी 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती थी, और फिर आप 2 महीने बाद दोबारा कोई नस्ल आप नई फसल उगा सकते थे। इससे कह सकते हैं प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि HOV सीड्स और मिलेकल सीड्स स्पेशली फॉर द वीट एंड राइस, सबसे ज़्यादा इससे क्या उगाया जाता है, वीट एंड राइस, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। वीट एंड राइस की, गेहूँ और चावल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, HOV सीड्स को मतलब कि निकाल रही थी। फिर आपसे कहता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। उस समय में जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। इंडियाज एग्रीकल्चर vitality depends on the monsoon, and in case of shortage of monsoon the farmers had to face a lot of troubles। और यहाँ तक कि हमारी जो पॉपुलेशन थी, जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो वो भी सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे थे, मानसून पे। बारिश आएगी तो तभी उनका फसलों के अंदर पानी जा पाएगा, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे थे, मानसून पे डिपेंड थे। हाँ, अगर बारिश नहीं आती थी तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होती थी, फिर टेंशन हो जाया करती, उनकी टेंशन बढ़ जाया करती थी। अब तो बारिश आई नहीं, अब तो हमारी फसलें क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, उनको ऐसे लगा करता था। और थर्ड आपसे कहते हैं मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो ड्यू टू द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है प्रोडक्टिविटी एक तो इसलिए भी कम थी क्योंकि उनके पास सही तरीके के रिसोर्सेज नहीं थे। वो क्या करते, पुराने ज़माने के तरीके, मतलब पुराने ज़माने के टेक्नोलॉजीज़ क्या कर रहे थे, वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो कहता है प्रोडक्टिविटी उस समय इसलिए बेकार थी क्योंकि उस समय गवर्नमेंट जो लोग थे क्या कर रहे थे, पुराने ज़माने के तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय ट्रैक्टर भी आ चुके थे, बट लोगों के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे, ट्रैक्टर से होता क्या है कि आपकी फील्डिंग को जोतना बड़ा आसान हो जाता है, यील्ड करना बड़ा आसान हो जाता है, हार्वेस्टिंग करना सब चीज़ें। तो बट आपके पास तो, उनके पास तो इतना पैसा था नहीं हो क्या एक ट्रैक्टर परचेज कर सकें। इसलिए क्या होता था, आपकी जो मतलब वो थी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सरकार ने इसलिए क्या अनाउंस करा था, ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे हुआ क्या था कि हमारी जो खेती थी बड़ी जल्दी जल्दी क्या हो रही थी, उग रही थी, और हमारी डिमांड पूरी होती जा रही थी। As a result of intensive and the continued efforts of many agriculture scientists, the stagnation in agriculture was permanently broken by the Green Revolution। कहते हैं इससे हुआ क्या कि एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, की बहुत काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट डाले। हमारी जो द स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन। स्टेगनेंट एग्रीकल्चर क्या होता है, ना ही ऊपर जा रही हमारी एग्रीकल्चर और ना ही नीचे जा रही। ऊपर जा मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बट इतनी धीरे बढ़ रही है कि वो उससे हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। पहले मान लेते हैं अगर हमारी पहले 1000 किलो उगाते थे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 1010 किलो उगा रहे हैं, खाली आपका 10 किलो एक्स्ट्रा हुआ है बस। और इतनी डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, बट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं जा रही थी। सरकार ने इसको देखते हुए सरकार ने ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का एक फ़ैसला लिया, जिसमें एक ऐसे सीड्स हैं जिनको डालेंगे तो बड़ी जल्दी से क्या होगी, क्रॉप्स उगेगी। इससे क्या होता है, क्रॉप्स बड़ी जल्दी तरीके से क्या होती थी, क्रॉप्स आपकी प्रोड्यूस हो जाया करती थी 1-2 महीने के अंदर। आपके अगर अगर उसको वैसे ऑर्डिनरी 6-7 महीने लगते हैं, तो वो उससे क्या होता था, ग्रीन रिवोल्यूशन से खाली 2-3 महीने के अंदर तैयार हो जाया करती थी। इससे क्या होता था, काम जल्दी हो रहा था, डिमांड लोगों की पूरी होती जा रही थी। तो यही एक ऐसी चीज़ थी ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता, सरकार ने जो डिमांड थी उसको क्या करता, सही तरीके से फुलफिल करा था।
एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, यही एक तरीका था क्या करने का, ग्रीन रेवोल्यूशन को तोड़ने का, सॉरी स्टैग्नेशन को तोड़ने का। यही एक तरीका था कि क्या कर सकती थी सरकार, जो परमानेंटली जो हमारी जो ज़मीन थी फिक्स हो गई थी ना कि इतने हुआ कि देगी खाली 1000 किलो, इसको तोड़ने के लिए जी क्योंकि वो ज़मीन ज़्यादा उगा सके, इसको करने के लिए सरकार ने ग्रीन रिवोल्यूशन की एक इन्वेंशन करी थी। और ये बहुत अच्छा हुआ था। इससे हम मतलब कि कह सकते हैं कि हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट होती जाती है। हमारे को दूसरी कंट्री से खाना मांगने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब हमारी कंट्री में खाना भरपूर उग रहा था। अब आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी नीड ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन सी H5V सीड्स। हमारे को एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने की क्यों जरूरत थी, इट मीन्स H5V सीड्स लाने की क्या जरूरत थी। वैसे देखो हम समझ चुके हैं, आइए बार इसको दोबारा समझते हैं। फिर जो हमारे को दे रखा क्वेश्चन, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या रीज़न था कि ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया, H5V सीड्स को कंट्री के अंदर लाया गया, ऐसा क्या रीज़न था। पहला, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन अकर्ड प्राइमरी ड्यू टू द मिरेकल ऑफ द न्यू वॉन्डर सीड्स। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी कंट्री में नए सीड्स प्रोड्यूस हों, विच रेस, जिससे क्या होगा, हमारा पहले खाली इतनी ज़मीन में खेती हुआ करती थी, अब वो बढ़ के क्या हो गई, इतनी ज़मीन में खेती होने लग गई। इससे पूरी हमारी कंट्री की पूरी डिमांड क्या हो रही थी, फुलफिल हो रही थी। अब देखते हैं पहला रीज़न क्या था कि हमने H5V सीड्स का इस्तेमाल क्यों करा था। दिस सीड्स कैन बी यूज्ड ओनली दोज प्लेस वेयर द एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। सबसे बड़ी बात, इस सीड्स को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था, खाली वही इस्तेमाल कर सकता था जहाँ पर क्या हो, अवेलेबल वाटर हो। ठीक है, अगर क्योंकि इस सीड को डालने के बाद इस सीड को पानी बहुत चाहिए था, और पानी की पूर्ति करने के लिए ये इससे वहीं उग सकता था जहाँ पर आसपास पानी बहुत हो, क्योंकि आप इतनी दूर से कितना पानी लेके आओगे। तो आप इसको वही इंसान यूज़ कर सकता था जहाँ पर पानी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि रूट्स के नीचे से भी क्या कर सकते थे, तो पानी ले सकते थे। क्योंकि अगर जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसके आसपास एरिया में पानी भी काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे अमाउंट में फैला हुआ होगा। तो रूट्स क्या कर सकेगी, पानी नीचे से भी ले सकेगी, और आप तो ऊपर से डाल ही दोगे पानी। तो H5V सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको वाटर क्वांटिटी तो क्या चाहिए थी, आपको ज़्यादा चाहिए थी। As compared to the ordinary seed, these seeds need heavy doses of the fertilizer. आपसे कहता है 4 टाइम्स से मोर फर्टिलाइज़र। इस सीड्स को जिसको इस्तेमाल करना है, पहले नॉर्मल सीड्स को डालने के लिए ऑर्डिनरी बिजनेस, अगर आपके पास नॉर्मल सीड्स हैं उनमें फर्टिलाइज़र थोड़ा कम लगता है, बट उसको टाइम भी बहुत लगता है उगने में। अगर आप चाहते हो आपका क्रॉप जल्दी उग जाए तो आप H5 सीड्स का इस्तेमाल तो कर सकते हो, बट उसके अंदर आपको 5 से 6 गुना एक्स्ट्रा आपको उसमें क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। मान लेते हैं आप, जब आपके पास नॉर्मल सीड्स हैं तो आप खाली एक बार डालते हो फर्टिलाइज़र, बट अगर आपके पास H5V सीड्स है तो आपको वही फर्टिलाइज़र करना पड़ेगा, 5 या 6 बार डालना पड़ेगा, 5 या 6 बार करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा। तो हमारे को इतना तो क्लियर हो गया है कि जो भी H5V सीड्स इस्तेमाल करेगा वही कर सकता है जिसके पास काफ़ी पैसा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगे आया करते थे। तो वही अगर कोई ज़्यादा अगर अमीर फार्मर नहीं है तो वो इस सीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो पानी ज़्यादा अगर चाहिए तो उनको मोटर लगवानी पड़ती थी फिर, अब वो तो काफ़ी महंगी लगती थी। दूसरी बात, फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए, तो वो भी एक नॉर्मल फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो हमारे को इतना हो गया कि क्या बोलते हैं, इस सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा इसके लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा चाहिए। आगे आपसे कहता है, सो टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम H5V सीड्स इंडियन फार्मर्स नीड टू हैव रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज़। इतना हमारे को बस समरी दे दी नीचे उन्होंने कि अगर किसी फार्मर को अगर कि H5V सीड्स इस्तेमाल करने हैं तो उसको क्या चाहिए, पहले तो एक अच्छी खासी इरीगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। एक तो सबसे अच्छी होनी चाहिए इरीगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, दूसरा उसके पास फाइनेंशियली मतलब पैसा उसके पास अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्या खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए उसके पास अच्छा खासा अमाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, कहता है एक्सप्लेन द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या पॉजिटिव
इफेक्ट पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का? कुछ तो अच्छा भी मतलब प्रभाव पड़ा होगा। पहला, आपसे कहता है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब क्या हो गया था, पहले यहाँ तक कि हमारे पास खुद के लिए नहीं हुआ करती थी इतना मतलब कह सकते हैं फूड्स जो क्रॉप्स, बट अब तो हमारे पास जब से हम HOV सीड्स का इस्तेमाल करने लग गए अब तो हमारे पास इतनी क्रॉप होती है हम उसको मार्केट में भी बेच दिया करते हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस इसका मतलब होता है कि जब आपके पास, जब आप हज़ार, पहले आप क्या करते थे, खाली आप उगाते थे तो खाली आपके बस 50 किलो उगती थी, वो आपके घर में लग जाया करता था, गेहूँ चावल जो हुआ करता था। बट अब आपके, अगर आपने HOV सीड्स का इस्तेमाल करने लग गए हो तो उसकी मदद से आपका 300 किलो उग रहा है। अब इतना तो आप कंज्यूम कर नहीं पाओगे ना, तो 50 किलो अपने लिए रखते थे और 250 किलो क्या कर दिया करते थे, 250 kg कर दिया करते थे, बाहर बेच दिया करते थे। प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट। जिसको बाहर खरीदने होते थे हम क्या करते थे, तो उनको ये बेच दिया करते थे। कहते हैं ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी ओनली व्हेन द लार्ज पोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज सोल्ड इन द मार्केट। कहते हैं, आपसे कहते हैं जो ग्रोथ है ना एग्रीकल्चर की, आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी ओनली व्हेन द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज सोल्ड इन द मार्केट। धीरे धीरे करके ऐसे क्या हो रही थी, पहले आप क्या करते थे 50 किलो, अब आपको पता है जब से आपने ग्रीन रेवोल्यूशन HOV सीड्स का इस्तेमाल किया उसकी मदद से आपके 250 किलो होते उग रही, मतलब 300-250 किलो तो आपके पास उग रहे थे। आप उसको बाहर मार्केट में बेच रहे थे, वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे थे। फिर आपने ऐसे करते करते थोड़ी ज़मीन बढ़ाई अपनी, और धीरे धीरे करके करते आपकी क्या होगा, एग्रीकल्चर आपका जो एरिया था वो बढ़ता गया, तो आपके पास एग्रीकल्चर फूड भी थे क्या होता गया, आपके पास बढ़ता चला गया था। इससे क्या हो रहा था, मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ रहा था, गेहूँ चावल आते जा रहे थे, और इससे मतलब कि हमारे को दूसरी कंट्री से अब खरीदने की ज़रूरत कम होती जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहते हैं अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट produced during the green revolution period was sold by the farmers in the market। कहते हैं एक बड़ा प्रपोर्शन था ना चावल और गेहूं का, वो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर बनाया गया था बहुत सारा। जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उस समय हमने गेहूं चावल बहुत उगाया था इससे, जो बट क्या हो रहा था मार्केट के अंदर क्या कर रहे थे, उसको अच्छे दामों के अंदर हम इसको बेच रहे थे, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। हम इससे क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ करते जा रहे थे, प्रॉफिट कमाते जा रहे थे, ग्रोथ करते जा रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका इसका पॉइंट में बफर स्टॉक ऑफ फूड क्रॉप। क्या होता है ग्रीन बफर स्टॉक, मतलब होता है स्टॉक। अब क्या कर रहे थे आप, सामान को जमा भी कर रहे थे। अब क्यों, आपके पास सामान बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, तो वही आपसे कहता है द ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप टू बिल्ड आ स्टॉक विच कुड बी यूज्ड अ टाइम फॉर द फूड शॉर्टेज। अब जब पता चला, गवर्नमेंट को पता चला कि भाई हमारे लिए HOV सीड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और इससे हमारी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, तो सरकार ने क्या करना स्टार्ट करा कि वीट और गेहूँ को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया और उसको ना स्टॉक करा, उसको क्या करा, तो कुछ दिन के लिए जब, जैसे कि मान लेते 100 किलो होगा, या चलो मान लेते 1000 किलो होगा, उसमें से 50 किलो आप अपने घर के लिए निकाल लोगे, बचा 950 किलो। मार्केट में खाली ज़रूरत है वीट की 700 किलो, आप वो 700 किलो भी बेच दोगे। 1000 में से 50 आपने अपने घर के लिए रखा, 700 किलो आपने बाहर बेच दिया। अगर उसको माइनस करोगे 1000 में से 700 और 50, तो आपका बचेगा 250 किलो। अब ये तो कोई खरीद नहीं रहा, क्या करोगे, इसको आप कुछ दिन के लिए जमा करके रख लोगे। जब मार्केट में नेक्स्ट टाइम जब शॉर्ट आएगी, जब कमी पड़ेगी, तब क्या कर दोगे, आप इसको मार्केट में बेच दोगे। नेक्स्ट आपका आता है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। इससे किसका बेनिफिट होता है, लो इनकम ग्रुप का? कैसे? अ लार्ज portion of food grains was sold by the farmers in the market, their prices declined in the relativity to other items of the consumption. The low income group who spend a large percentage of their income on the food benefit from decline in the relative price। ऐसा जो जो HOV सीड्स था, पहले इसको एक लोगों ने, एक पर्सन ने इस्तेमाल करा, फिर दो ने जब देखा भाई इससे प्रॉफिट हो रहा है, हम मार्केट में बेच रहे हैं, फिर हर पर्सन ने करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके मार्केट में सीड्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे कहते हैं कि इससे क्या हुआ, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे करने लग गए थे, उससे वो क्या हो गया, मार्केट में प्राइस भी कम हो गया।
पहले खाली एक जना था मार्केट में देने वाला, अब तो मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आया समझ आप कि इससे हमारे को बेनिफिट पहला तो ये हुआ था कि हमारी ग्रोथ हो रही थी। दूसरा बेनिफिट हुआ था हम क्या कर पा रहे थे, सामान को स्टॉक कर पा रहे थे, हमारे को दूसरे कंट्री से खरीदने की जरूरत अब नहीं थी। इनफैक्ट हम दूसरी कंट्री को बेच भी सकते थे, हमारे पास इतना स्टॉक हो चुका था वीट एंड राइस का। तीसरा, लो इनकम वालों को काफ़ी प्रॉफिट होता है, जिनकी इनकम बहुत कम थी वो क्या कर रहे थे, मार्केट में सरप्लस जो फूड था, जो क्रॉप से उनको बेच रहे थे, उससे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। ओके, इतना समझ आया। चलिए हम देखेंगे, हमारा यहाँ तक हो गया। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमने करा है, यहाँ से स्टार्ट करा था आज हमने। ओके, ये आज हमारा हो गया जो हमारे पॉलिसीज प्रमोट एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल करा, लैंड रिफॉर्म्स एंड आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, आज आपको अच्छे से ये आपको आज ही इसको लर्न कर लेना है, और एक बार आप इसको लिख लिख के ट्राई कर लेना है। अगर आपको कोई अपना होमवर्क चेक करवाना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर आप मुझे अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपके होमवर्क चेक करके आपको सेंड कर दूंगा, जो मिस्टेक्स आपको मैं क्लियरफाइड आपकी कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ओके, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।